Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Irtisam's Biology. Dear students, today I'm going to teach you our next chapter, that is the cell. और इसमें हमने बेसिकली आज सेल की डेफिनेशन और बहुत सारे साइंटिस्ट जिन्होंने सेल को डिस्कवर किया और ये प्रूफ दिया कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो किस से मिलकर बना हुआ है, उसके स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या हैं डियर स्टूडेंट्स, तो उसका आंसर क्या था, सेल। बेसिकली आज हमने इस टॉपिक के अंदर यही पढ़ना है। तो चलते हैं, हम डेफिनेशन करते हैं सेल की। हम कहते हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड एज वेल एज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। पूरी लाइफ की बात कर रहे हैं। अब लाइफ कहाँ से स्टार्ट होती है? एक सिंगल सेल से स्टार्ट होकर मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म तक जाती है। एक बैक्टीरिया से लेकर एक कॉम्प्लेक्स ह्यूमंस और प्लांट तक जाती है। इसके अंदर बहुत सारी जो है डाइवर्सिटी पाई गई है लाइफ की। तो डियर स्टूडेंट्स, जिस भी फॉर्म में लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे बेसिकली वो किससे मिलकर बने होंगे? सेल से ही मिलकर बने होंगे। तो हम स्ट्रक्चरल क्यों कहते हैं? मिसाल के तौर पर ये जो मेरी आंख है या ये जो आप हाथ देख रहे हैं, ये पूरे का पूरा एक स्ट्रक्चर है। तो ये किससे मिलकर बना हुआ है डियर स्टूडेंट्स? सेल से ही मिलकर बना हुआ है। या एग्जांपल है आपके पास, मैं यहां पे एग्जांपल लेता हूं बोन की। सपोज यहां पर एक बोन है आपके पास, ह्यूमरस हो गई, रेडियस हो गई, अल्ना हो गई, या हमारे स्कल की बोन्स हैं। अब ये बोन क्या है? बेसिकली एक स्ट्रक्चर है। अब ये स्ट्रक्चर मिलके किससे बना हुआ है? बोन सेल्स से मिलकर बना हुआ है। तो इट्स मीन कि ये आपके पास जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर्स हैं उनको बनाने के लिए क्या चीज जरूरी है? सेल जरूरी है। विदाउट सेल वो स्ट्रक्चर नहीं बन पाएगा। अब उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स, वो जो बोन अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही है, या मिसाल के तौर पर आईज अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं, तो वो किसकी वजह से कर रही हैं डियर स्टूडेंट्स? सेल्स की ही वजह से कर रही हैं। सो इट्स मीन आप कहते हैं कि ये स्ट्रक्चरल भी है एंड एज वेल एज फंक्शनल यूनिट भी है। किसकी डियर स्टूडेंट्स? लाइफ की। इट्स मीन कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे किससे मिलकर बने हुए हैं? सेल से मिलकर बने हुए। तो इसी तरह से मैंने आपको बताया है, एक सिंपल यूनिसेलुलर बैक्टीरिया से लेकर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आपके पास आ जाते हैं। ये सारी की सारी लाइफ जो है बेसिकली ये किस पर एग्जिस्ट करती है? सेल्स से मिलकर बनी है और सेल्स पर एग्जिस्ट करती है। अगर सेल्स की डेथ होना स्टार्ट हो जाए सो इट्स मीन कि क्या होगा? पूरे इंडिविजुअल की डेथ हो जाएगी। अब मैं ये स्मॉल अमाउंट में नहीं कह रहा डियर स्टूडेंट्स, मैं लार्ज अमाउंट में कह रहा हूँ। अगर बहुत सारे सेल्स की डेथ हो जाए उससे क्या होगा कि डेथ वाकया हो सकती है। मिसाल के तौर पर इसकी बेस्ट एग्जांपल मैं दूँ, हमारे नर्वस सेल्स हैं। नर्वस सिस्टम के अंदर नर्व सेल्स, न्यूरॉन है, अगर उनकी डेथ हो जाए या डैमेज हो जाए, ब्रेकेज आ जाए डियर स्टूडेंट्स, उससे क्या होता है कि बंदे को पैरालिसिस हो जाता है, बंदा अपाहिज हो जाता है। उसके साथ साथ अगर आप एग्जांपल लेते हैं, हार्ट है, हार्ट तक बाकायदा ब्लड नहीं पहुंचा, ब्लॉकेज हो गई है, तो हार्ट के सेल्स जब उनकी डेथ होगी पंपिंग ख़त्म हो जाएगी। इट्स मीन कि बाकी सेल्स तक भी खून नहीं पहुँचेगा। सो अल्टीमेटली क्या होगा? पूरे का पूरा जो इंडिविजुअल है, पूरे का पूरा जो जानदार है, उसकी डेथ हो जाएगी। सो इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? दिस इज द स्ट्रक्चरल एंड एज वेल एज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब हमने बात करनी है इसकी डिस्कवरी के बारे में। सेल को डिस्कवर कब किया गया और किस तरह से इसके बारे में जो है वो डिफरेंट साइंटिस्ट ने राय दी। इसमें सबसे पहले जब भी हम सेल की बात करते हैं तो जो सेल बायोलॉजी है इसकी जो स्टडी थी वो कहाँ से स्टार्ट हुई है? आप समझ लें कि बिल्डिंग ब्लॉक किसने रखा है, जो पहली फाउंडेशन है वो किसने रखी थी? वो था आपके पास रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर देखा, कॉर्क सेल उसने लिए। अब वर्ड है कॉर्क। कॉर्क क्या होता है? आपने लकड़ी देख रखी होगी, तो जो लकड़ी का छिलका होता है ना, उसके छिलके को उसने बारीक बारीक सेक्शंस के अंदर काटा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मसवाक बनाने के लिए ऊपर से हम काटते हैं उसको, बारीक बारीक छिलका। अब उसके ज़हन में ये बात आई, क्यों ना मैं इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखूं। जब उसने उसके छिलके को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो उसको सिमिलर ये स्ट्रक्चर नज़र आया। उसने कहा ये ऐसे लग रहा है जैसे क्या है, हनी का कॉम्ब है, जैसे क्या है, शहद की मक्खियों का छत्ता है। और उसने ये देखा कि ये जो बिल्कुल जिस तरह शहद का छत्ता अंदर से खाली होता है, क्योंकि वो कॉर्क सेल थे। अब उस वक्त वो उसकी डेथ हो चुकी थी। जो साइटोप्लाज्म था या प्रोटोप्लाज्म था डियर स्टूडेंट्स, वो वहाँ से रिमूव हो चुका था, निकल चुका था। उसके अंदर अब सिर्फ क्या रह गई थी? खाली जगह रह गई थी। क्योंकि कॉर्क सेल किसका है डियर स्टूडेंट्स? प्लांट्स का है। तो उसने प्लांट के सेल को देखा तो सिर्फ और सिर्फ उसको सेल वाल नजर आई,
सेल वॉल नजर आई और उसके अंदर उसको खाली जगह नजर आई, तो उसने कहा दीज आर द स्मॉल वेजिकल्स, ये क्या है, छोटी छोटी वेजिकल्स हैं, स्मॉल वेजिकल हैं जो एनक्लोज्ड हैं, जिसको कौन एनक्लोज कर रहा है, एक थिक वॉल कर रही है जिसका नाम क्या है, आजकल हम जानते हैं सेल वॉल, उसने इसको नाम दिया सेल्स का। सो देखें, एम्प्टी स्पेसेस सराउंडेड बाय द थिक वॉल, ये आपके पास क्या थे, वेजिकल्स थे या सेल थे। फर्स्ट टाइम ये किसने डिस्कवर किया, रॉबर्ट हुक ने, और रॉबर्ट हुक ने इस अपनी रिसर्च को अपनी बुक माइक्रोग्राफिया के अंदर जो था वो पब्लिश किया। उसके बाद अब फर्दर जो थे साइंटिस्ट का इंटरेस्ट बनना शुरू होगा किसकी तरफ, सेल्स की तरफ। तो लॉरेंस ओकन्स जो है वो क्या कहते हैं, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेट फ्रॉम द सेल्स और वेजिकल्स, वही जो वेजिकल्स या एम्प्टी स्पेसेस जो रॉबर्ट हुक ने बताई थी। अब लॉरेंस ओकन ने क्या किया, प्लांट्स के अलावा भी चीज़ों को स्टडी किया, जब माइक्रोस्कोप के नीचे देखा चीज़ों को तो उसने कहा, फॉर एग्जाम्पल उसने अगर ह्यूमंस के सेल्स को देखा तो उसने कहा कि भाई ये देखें ये भी सेल से मिलकर बना हुआ है। उसने किसी काऊ के देख लिए तो इससे भी इट्स मीन के किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जब उसने देखे तो उसने देखा कि इसके अंदर क्या मौजूद हैं, सेल्स मौजूद हैं। तो फिर अल्टीमेटली स्टेटमेंट मैंने लिखी है कि सारी की सारी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से मिलकर बने हुए हैं। आफ्टर दैट लेमार्क जो है वो भी सेल पर स्टडी कर रहे थे, तो वो ये कहते हैं कि लाइफ पॉसिबल ही नहीं है विदाउट सेल। इसका मतलब क्या है कि जो आपकी लाइफ है सारी की सारी वो किस पे डिपेंड कर रही है, सेल पे डिपेंड कर रही है, एक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट पे डिपेंड कर रही है। उसके बिना आपके पास जो है वो लाइफ पॉसिबल नहीं है। सो या सेल होगा या कंपोनेंट्स ऑफ द सेल होंगे। फर्दर स्टडी, क्योंकि आप देखें यहाँ पर माइक्रोस्कोप जो थी वो सिंपल थी, आगे आगे जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, पहले ये 17th सेंचुरी थी, फिर आप 18th में आ गए और फिर इसी तरह से फर्दर आप 19th में आएंगे। तो इट्स मीन कि जैसे जैसे एडवांसमेंट आ रही है वक्त के साथ साथ क्या हो रही है डियर स्टूडेंट्स, माइक्रोस्कोप भी अच्छी आना शुरू हो गई है, स्टडीज रिसर्च जो है वो बेहतर होना स्टार्ट हो गई है। उसके बाद आपके पास जब अच्छी माइक्रोस्कोप आई तो रॉबर्ट ब्राउन आए जी 19th सेंचुरी के अंदर 1800 समथिंग में। ये क्या कहते हैं कि ये सेल है, सपोज इस सेल के अंदर एक खास स्ट्रक्चर है, स्फेरिकल मौजूद है। इस स्फेरिकल स्ट्रक्चर को इसने क्या नाम दिया, न्यूक्लियस का। तो पहली दफा जो न्यूक्लियस है वो किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि हु डिस्कवर्ड द सेल, तो उसके लिए डियर स्टूडेंट्स आंसर होगा रॉबर्ट हुक, एंड हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस, दैट इज द रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन ने फर्स्ट टाइम क्या किया था, सेल के अंदर न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। अब उसके बाद फर्दर स्टडीज जो हैं उनके अंदर एडवांसमेंट आती गई, रिसर्च जो है वो और ज़्यादा होती गई। तो यहाँ पर एक बॉटनिस्ट और एक जोलॉजिस्ट आपके सामने आते हैं जिनका नाम है श्वान एंड श्लिडन। ये दो अलग-अलग साइंटिस्ट थे, एक प्लांट के ऊपर काम कर रहा था और एक एनिमल्स के ऊपर काम कर रहे थे। तो श्वान जो थे वो आपके पास क्या थे, जोलॉजिस्ट थे, एंड एज वेल एज ये जो थे बोटेनिस्ट थे। अब इन दोनों ने सेपरेटली क्या किया, जोलॉजिस्ट का काम क्या, उसने एनिमल सेल को जो है वो स्टडी किया, और जो श्लिडन था उसने क्या, वो बॉटनिस्ट था, उसने क्या किया, प्लांट के सेल को जो है वो इंडिपेंडेंटली जो है वो स्टडी किया। और उन्होंने डिस्कवर क्या किया कि जो सेल भी है, चाहे वो प्लांट का हो चाहे वो एनिमल का हो, मेन 3 कंपोनेंट है उसके, वो कौन कौन से हैं। ये आपके पास क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, और इसके अंदर ये आपके पास क्या है, साइटोप्लाज्म है, और इसके अंदर जो है वो मौजूद है न्यूक्लियस। सो इट्स मीन कि देखिए विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो क्या हो रही है, डिस्कवरी ज़्यादा होती जा रही है। इन्होंने सिर्फ सेल्स के बारे में बताया, इन्होंने कहा कि सारी की सारी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से मिलकर बने में, अल्टीमेटली न्यूक्लियस की डिस्कवरी होगी। फिर वक्त के साथ एडवांसमेंट आई, सो सेल मेम्ब्रेन का भी पता चल गया, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का भी। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इन पिछली सारी रिसर्च को देखते हुए और अपनी रिसर्च को देखते हुए इन्होंने सेल थ्योरी को जो है वो वहाँ पर उसकी बुनियाद रखी। तो मैं वर्ड लिखने लगा हूँ सेल थ्योरी। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर लिख लेते हैं, चलें, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी जो है ना, इसके अंदर ये क्या कहते हैं कि जो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, या तो वो क्या होंगे, यूनिसेलुलर होंगे जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, या फिर वो क्या होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे। सो इट्स मीन कि वो सारे के सारे किससे मिलकर बने हुए हैं, अल्टीमेटली वो सेल से ही मिलकर बने हुए हैं। और उसके साथ साथ ऑल द सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि हर सेल जो है वो अपने से आने वाले के बाद, जो मिसाल के तौर पर एक सेल है, वो जो उसके बाद आएगा सेल, वो जो बाद वाला सेल है वो अपने पहले वाले से बनेगा। जैसा कि मिसाल के तौर पर माँ बाप नहीं होंगे तो बच्चे कैसे पैदा होंगे, सिमिलरली कि एक सेल पहले से एग्जिस्ट कर रहा है तो इसी ने फर्दर डिवाइड होकर सेल्स में दूसरे सेल्स के अंदर कन्वर्ट होना है, तब्दील होना है। सो उसके बाद सेल्स आर द स्ट्रक्चरल
एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूं। तो ये 3 मेन पॉइंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और मल्टीपल टाइम जो है पेपर में पूछा गया है। उसके बाद हमने बात करनी है इन्हीं पॉइंट्स के गिर्द या पूरा हमारा लेक्चर, बाकी जो है वो रिमेनिंग लेक्चर घूमेगा। वर्ड है ए बायोजेनेसिस। रुडोल्फ विर्चू एंड लॉइस पास्चर जो थे, इन्होंने एक नया नज़रिया पेश किया। इससे पहले क्या था, लोग ये कहते थे कि जो बेजान चीज़ें होती हैं उन्हीं से क्या बन जाती हैं, जानदार चीज़ें बन जाती हैं। मिसाल के तौर पर आपने गोश्त का टुकड़ा कहीं पे रखा, आपने चंद दिनों बाद देखा वहाँ पर कीड़े बन गए, वर्म्स बन गए, तो हाउ दिस इज़ पॉसिबल। अब ऐसा तो आज हम कहते हैं ना कि ये पॉसिबल नहीं, तब लोगों ने यकीन कर लिया था और एक थ्योरी जो थी वो जन्म पा गई थी, उसको हम क्या बोलते हैं, ए बायोजेनेसिस। ए बायोजेनेसिस का मतलब क्या है कि लिविंग थिंग्स जो हैं वो कहाँ से आ रही हैं, लिविंग थिंग्स फ्रॉम नॉन लिविंग मटेरियल से जो है लिविंग थिंग्स बन रही हैं। ये आपके पास जो ए बायोजेनेसिस का जो नज़रिया था, जो हाइपोथेसिस था, ये गलत था और इसको गलत साबित किया किसने, रुडोल्फ विर्चू ने एंड एज वेल एज लॉइस पास्चर ने। रुडोल्फ विर्चू क्या कहते हैं, ओमनस सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब क्या है कि जो पुराने सेल्स हैं वही क्या करते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल जो होंगे उनसे नए सेल्स बनेंगे, जो प्रोजनी होगी वो हमेशा पुराने सेल्स से ही बनेंगी। ये आपके पास जो वर्ड थे एग्जैक्ट मैंने लिखे हुए हैं, ये किसके हैं, रुडोल्फ विर्चू के हैं, कि नए सेल्स जो बनते हैं वो हमेशा पुराने सेल्स से ही बनेंगे। इस तरह से नहीं होगा कि खुद ब खुद सेल्स बन गए हैं। उसके बाद ये स्टूडेंट्स लॉइस पास्चर जो थे, इन्होंने भी यही सेम बात की कि जो न्यू सेल्स होते हैं, न्यू सेल्स जो बनते हैं, ये मिसाल के तौर पर ओल्ड वन है तो इसने क्या करना है, फर्दर आगे सेल्स को जो है वो बनाना है, इसी तरह से ये फर्दर आगे सेल्स को बनाएगा और इसी तरह से ये सेल्स को बनाएगा, इस तरह से कि जो पुराने सेल्स होंगे उन्हीं से न्यू सेल्स बनेंगे। अब उसके बाद इन्होंने यहाँ पर एक और नज़रिया जो था ए बायोजेनेसिस के अलावा एक और चीज़ पेश की जिसको हम पास्चराइजेशन बोलते हैं। मिसाल के तौर पर इन्होंने ना मिल्क को बॉयल किया। अब देखिए मिल्क जो है आप आज भी जानते हैं कि अगर आप उसको बॉयल ना करें, हल्का सा टेम्परेचर ज़्यादा हो, लाइक 37-38 हो, आप उसको रख दें बाहर, तो वो विद इन 2 आवर्स या 3 आवर में ख़राब हो जाता है, उसके अंदर जो है बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं। बट पास्चर ने क्या किया, मिल्क को हीट किल किया, मतलब मिल्क को हीट किया, जिससे क्या हो गया, किल हो गया कौन, बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया थे मिल्क के अंदर अब वो ग्रो नहीं कर रहे थे प्रॉपर, और इससे क्या हो गया कि मिल्क की जो शेल्फ लाइफ है वो क्या हो गई, वो बढ़ गई। सो इट्स मीन की जो ड्यूरेबिलिटी थी आप ऐसे समझ लें, या उसका ख़राब होने का जो टाइम था वो उसने क्या कर दिया, ज़्यादा कर दिया। तो बॉइलिंग से क्या होता है, आज भी हम अपने घरों के अंदर दूध को बॉयल करते हैं, तो हम क्यों करते हैं, ताकि हमारा दूध ख़राब ना हो जाए। क्यों, उसके अंदर जो बैक्टीरिया थे हीट की वजह से वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो यहाँ पर फर्दर इन्होंने एक नई चीज़ ऐड की कि मिल्क के अंदर पहले से बैक्टीरिया मौजूद है, तभी नए बैक्टीरिया बनते हैं, ऊपर से नहीं आ जाते। या फिर आप वो बर्तन जो है वो साफ़ इस्तेमाल नहीं कर रहे, या कहीं से भी कंटेमिनेशन उसमें आ जाती है, सो इट्स मीन वो बाहर से आएगी। अब अगर आप उसको क्या करेंगे, ढांप लें अच्छे तरीके से, स्टेरिलाइज बर्तन यूज़ करें, तो वही जो चीज़ है वो लंबे अरसे तक क्या कर सकती है, टाइम निकाल सकती है, ख़राब नहीं हो सकती। इन्होंने क्या किया, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड भी की, और उसको लंबे अरसे तक जो है लेकर जाने के लिए लॉइस पास्चर ने बहुत सारी टेक्निक्स जो थी वो दी थी। उसके बाद हमारे पास आते हैं अगस्ट वाइजमैन। अगस्ट वाइजमैन ने भी जितने पॉइंट्स हमने पीछे रिपीट किए हैं सबको समराइज़ कर दिया, वही मैं समराइज़ करने लगा हूँ। मिसाल के तौर पर इन्होंने भी ये कहा कि सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर बने हैं, सेल से। सेल जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। तो आपके पास जो सिंपल जो ऑर्गेनिज्म है, सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया, उन्हीं से आगे जो हैं वो सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बने हैं। क्यों, अगर आप बैक्टीरियल सेल को देख लें या आप एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के सेल को देख लें तो उनमें रिजेंबलेंस होगी, उनके अंदर डीएनए होगा, उनके अंदर साइटोप्लाज्म होगा, सेल मेम्ब्रेन होगी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुई है, उसके अंदर मॉडिफिकेशंस आई हैं और सिंपल से एडवांस और मॉडर्न सेल जो है वो बना है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।